हम लोग का कार्यालय दक्षपुत्र गली बनारस में, नेपाली कांग्रेस का कार्यालय सारनाथ, और दोनों के बीच में होना। तो उस वक्त भी निरंकुश पंचायत की व्यवस्था थी, लोगों को नागरिक स्वतंत्रता नहीं। उस वक्त भी बात चली थी। पुष्पलाल जी ने प्रस्ताव रखा था उस जमाने की बात है कि जब तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर के, तीसरा पार्टी था ही, जब तक ये दोनों पार्टी मिलकर के संयुक्त जन आंदोलन नहीं करेंगे तो नेपाल में व्यवस्था है वह खत्म नहीं। तो इतना करने पर पुष्पलाल के विरोध में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने एक किताब ही लिखी, बहुत मोटी किताब, गद्दार पुष्पलाल का। वो इसलिए गद्दार पुष्पलाल का करके किताब लिखा और बांटा गया कि नेपाली कांग्रेस से मिलते जाने की बात करता है कम्युनिस्ट होकर के। इधर बीपी कोइराला भी सारनाथ में और उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि राजनीतिक पार्ट जो है, पॉलिटिकल पार्ट, ये राजनीतिक पार्ट कांग्रेस का रहे और आर्थिक नीति जो है पुष्पलाल जी की रहे, और दोनों मिलाकर के एक संयुक्त अभियान चलाए। बाद में ऐसे चलती रही, लेकिन वास्तविकता क्या हुआ कि 2042 साल में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन, उस सत्याग्रह आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया और वहाँ काठमांडू का इंद्र चौक से गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल में ले गए। तो वह एक अभ्यास है। उससे पहले हम लोग विद्यार्थी राजनीति में थे, तो 36 साल में नेविसन, फेडरेशन और तीनों विद्यार्थी संगठन मिला तो आंदोलन हुई, तो जनमत संग्राम। फिर 46 साल के आंदोलन में हम लोग मिलकर गए तो बहुत ज़्यादा आया। फिर इधर आकर के लेफ्ट और राइट और सब मिले तो आपको फिर से लोकतंत्र की पुनर्बहाली। यानी नेपाल के राजनीति में हम क्या देख रहे हैं कि जब चाहे वो 36 साल की बात हो, चाहे वो 42 साल की बात हो, चाहे 46 साल की बात हो, जब लोकतांत्रिक शक्तियाँ, उसके बाद में तो बहुत सारे पार्टियां डेवलप हुई, लोगों की धारणा ही बदली, लेकिन जब हम लोग मिले हैं तो लोकतंत्र आगे हुआ है। जब तक हम लोग आपस में लड़े हैं तो लोकतंत्र विरोधी शक्तियां मजबूत होकर आए। और इधर ही आपको जन आंदोलन में जो 46 साल की जन आंदोलन हुई, वहाँ मिल करके लड़ा है तो बहुदलीय व्यवस्था। फिर लड़ने लगे वो भी राजा ज्ञानेंद्र सिंह, फिर मिलकर के जन आंदोलन की, राजा धराशायी हुआ और स्थापित हुआ। अब जब नेपाल में फिर बीच में हम लोगों ने धारा बदली और मधेश आंदोलन इसलिए करना पड़ा कि भाई नेपाल में राणा शासन में भी, पंचायत शासन में भी, बहुदलीय व्यवस्था में भी आई, राजनीतिक सत्ता और शक्ति बदला, लेकिन मधेशियों को न नागरिकता मिल रहा है, न उनकी भाषा की मान्यता है, न आर्मी में, न विदेश विभाग में, न वैदेशिक सेवा में, न अन्य जगहों में न्यायिक सेवा में नाम मात्र का उपस्थिति है। देश की आधी आबादी का 2-3% भी उपस्थिति नहीं है। न हमारी भाषा की मान्यता है, न हमारी वेशभूषा को मान्यता है।
और इसे जो है भाई भाई धोती भाई क्या क्या कह के संबोधन करता है। इस चीज को खत्म करने के लिए मधेश आंदोलन को आगे बढ़ाए और जन आंदोलन और मधेश वाले जन आंदोलन में रहे हम लोग। जन आंदोलन में तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम के नाम से भाग लिया। फिर जन आंदोलन के बाद जब मधेश जन विद्रोह हुआ तो नेपाल संघीय गणतंत्र हुआ और संघीय गणतंत्र नेपाल में जो है अंतरिम संविधान में आप पढ़ेंगे तो उसका धारा 138 क लिखा है कि स्वायत्त मधेश प्रदेश सहित अन्य प्रदेश यानी मधेश को स्वायत्तता स्वशासन के अधिकार दिए जाए। इसका मतलब अलग देश नहीं, एक ही देश के भीतर में स्वशासन दिया जाए। लेकिन बाद में संविधान बना तो उस चीज को हटाया गया है। तो इसके साथ साथ जब हम लोगों ने नेपाली कांग्रेस और हम लोगों ने जब सहयात्रा या सहयोग एक आपस में करने लगे या मिल के काम करने लगे तो पहले नेपाल के गणतंत्र में वही मधेश के लोग या मधेसी रामवरण यादव जी राष्ट्रपति बने और परमानंद झा जी उपराष्ट्रपति बने। जिसे मर्सिया धोतीबाई कहा जाता था वही देश का सर्वोच्च व्यक्ति बने, सर्वोच्च स्थान पे गए। तो उसका और लोकतंत्र का अब तक की मान्यता रही है कि लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की मान्यता है। राजनीतिक लोकतंत्र का होता है बोलने की स्वतंत्रता, संगठन करने की स्वतंत्रता, सभा संगठन करने की स्वतंत्रता, प्रकाशन की स्वतंत्रता, मानव अधिकार की प्रजापति, इस तरह की जो अधिकारें हैं ये स्वतंत्रता जो है, ये लोकतंत्र जो है ये राजनीतिक लोकतंत्र है। लेकिन उस लोकतंत्र में कोई दया माया से नहीं, संवैधानिक रूप से हर समुदाय का अगर भागीदारी होती है शासन प्रशासन में, प्रति संस्थाओं में, हर समुदाय का उसकी जनसंख्या के हैसियत के भागीदारी मिलती है और वह संवैधानिक रूप से गारंटी होती है तो उसे हम समावेशी लोकतंत्र और सामाजिक विभेद और असमानताएं खत्म करके जब हम सामाजिक न्याय का स्थापना करते हैं तो वह सामाजिक लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र केवल राजनीति नहीं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। और हमने इन सबों को मिलाकर के कहा कि लोकतंत्र समावेशी लोकतंत्र, कि नेपाल ऐसा देश है जहाँ करीब करीब भाषा और बोली मिला के 125 भाषा बोली, 100 से ज़्यादा जात जातियों का रहने वाला, तो इन सब का साझा मुल्क है। तो भागीदारी और साझेदारी भी तो सबका चाहिए। तो एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया और कुछ हद तक आगे भी बढ़ा। तो कहा और इधर आकर के जब लोकतंत्र पर खतरा आई, जब केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग किया, सारा संवैधानिक अंग को, प्रशासनिक संयंत्रों को कब्जा करके स्वेच्छाचारी शासन मुल्क में फिर से लाने का कोशिश। उस वक्त हम जसपा और नेपाली कांग्रेस, बाद में माओवादी भी आए, जब मिल करके हम लोग आगे बढ़े तो वह निरंकुश तंत्र को उखाड़ के फेंक दिया गया और आज लोकतंत्र सुरक्षित। और इस लोकतांत्रिक प्रणाली में भी बार बार जो इसके ऊपर खतरा आ रहा है, खतरा 2-3 जगह से आ रहा है लोकतंत्र, क्योंकि यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, लोकतंत्र भी है गणतंत्र भी है। वैसे गणतंत्र में लोकतंत्र होते हैं, कहीं गणतंत्र में लोकतंत्र नहीं होता है। जैसे अगर हम आप उत्तर की बात करें तो वहाँ जनवादी गणतंत्र है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता की समस्याएं हैं। कई देशों में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। जापान में लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है और संघीयता भी है, यानी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं का शुरुआत जो हुआ है
इसे मजबूत बनाना, इसमें दिखाई देने वाली त्रुटियों को समय के साथ सुधारते हुए इसे संस्थागत करने की आज की आवश्यकता है, जिसे हम लोग या नेपाली कांग्रेस या जो इस गठबंधन के दल है वो सोचते हैं। लेकिन गठबंधन से बाहर जो है वो कहते हैं कि नहीं, राजा को वापिस लाओ, फिर राजतंत्र आएगा तो अच्छा होगा, ये होगा। भाई हमने तो 250 वर्ष राजतंत्र को देखा। नेपाल में राजतंत्र होने के कारण ही लंबा समय से आज की पीड़ा लोगों की है। आज पैदा हुआ पीड़ा नहीं है। 250 वर्ष जो अंधकार में जीना पड़ा, न लोकतंत्र, न मानवाधिकार, न प्रेस स्वतंत्रता, न नागरिक स्वतंत्रता, न विविधता में एकता की भावना, इन सारे कारणों से जो पैदा हुआ सैकड़ों वर्ष से उसको समस्याओं पर समस्या आता गया और समस्या का थाक लगता गया। वही समस्या तो आज दिखाई दे रहा है। तो फिर वो आकर के कौन सा तीर मारेगा, फिर लोगों को दबाएगा। एक तरफ से वो आ रहा है जिसमें खास करके हिमालय और जो पुराने प्रतिगमनकारी शक्तियां हैं वो इकट्ठे हैं। फिर नया में 2-3 पार्टियां आई हैं, ये सिक्की राउत का पार्टी, ये घंटी, ये राप्रपा, क्या क्या आया है। ये लोग कहता है, ये लोग संघीयता को उखाड़ फेंकना चाहता है। ये लोग गणतंत्र के पक्ष में दृढ़तापूर्वक खड़ा नहीं है। ये लोग क्या करता है, तो वो तो व्यवस्था को तोड़ता है, ये समाज को तोड़ता है। समाज को जात पात में लड़ा करके चलो भाई यादव के विरुद्ध लड़ो के नारा यहाँ देता है, वहाँ जाता है साहू जी के विरुद्ध लड़ो नारा वहाँ देता है, कहीं जाता है किसी जात के विरुद्ध लड़ो। इस तरह से क्या कि एक जाति के विरुद्ध में दूसरे जाति जो घृणा फैलाना भी बड़ा अपराध है। हम एक जातीय विभेद असमानता की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, लड़ाई, लेकिन किसी जात के प्रति, किसी के प्रति घृणा फैलाना वो अपराध माना जाता है। तो वो कार्य कर रहा है क्यों? क्योंकि वो कार्य करने का ड्यूटी दिया है उसको। ड्यूटी ये दिया है कि तुम जाओ मधेसियों को जात जात में लड़ाओ, वो कमजोर होगा। जब वो जात जात में लड़के कमजोर हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर से शासन करने के लिए, शासित बनाने के लिए उपयुक्त होगा। नहीं तो एकता न मजबूत होता है। जात पात पे बांटने के, लड़ाने के तो कोई अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि आज वो आवश्यकता नहीं। आज की आवश्यकता क्या है कि आज हम लोगों ने राजनीतिक अधिकार पाया, उपलब्धियां हुई, इसे संस्थागत करें। और अब जरूरी है कि आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएं। आज जरूरी है कि खेतों में सिंचाई, मल खाद की फैक्ट्री खोली जाए नेपाल में, और कृषि के उत्पादन बढ़ाएं, कृषि क्रांति करें, ताकि किसान लोग संपन्न और समृद्ध हो। किसान संपन्न समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। आज की आवश्यकता है कि जो ये स्कूल है, ये स्कूल जैसा नहीं दिखता है। दरअसल आज के युग के स्कूल ये नहीं है, ये गुरुकुल से थोड़ा इधर का है। हमें आधुनिक और गुणस्तरीय शिक्षा दें बच्चों को, ताकि वह तालीम प्राप्त करेगा, अच्छी शिक्षा पाएगा तो वो दुनिया का एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक सक्षम व्यक्ति बनेगा। आज आवश्यकता है कि गांव में अच्छे हॉस्पिटल हो, ताकि लोग बीमारी होते ही उपचार करें, ताकि उन्हें लंबा आयु हो, स्वस्थ जीवन मिले, शिक्षित और स्वस्थ बने, और कृषि उत्पादन बढ़ाएं ताकि वह संपन्न रहे, उद्योग धंधा लगाएं ताकि मुल्क संपन्न हो। आज की आवश्यकता ये है कि इसको उचाला कर तुम तो तेरी हो, वह यादव के साथ क्यों जाएगा? यादव में जाएगा, कहेगा तुम इस किस्म का यादव, उस किस्म के यादव के पास क्यों जाएगा? उसको कहेगा तुम वैश्य हो तो उसके साथ, कुर्मी के साथ क्यों रहेगा? कुर्मी को कहेगा जो वो कोई है तो उसके विरोध करो। ये करना जरूरी है। इससे कोई समस्या का समाधान होगा? इससे क्या बच्चे शिक्षित होंगे? इससे क्या हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी? इससे क्या कृषि में परिवर्तन होगा? इससे क्या हमारी गरीब बेरोजगारी खत्म होगी? नहीं होगी ना। फिर होगा क्या? हमें बीच में बांटेगा, और जो मधेसी विरोधी, गणतंत्र विरोधी ताकत है, लोकतंत्र विरोधी ताकत है, वो आकर के
शक्ति को कब्जा करेगा और कमजोर होकर के फिर वही दासत्व का जीवन शुरू होगा। तो इस तरह से भी जो है अभ्यास करने का कोशिश हो रहा है। इसलिए गठबंधन ये मानती है कि इस तरह के विकृतियों को रोकना है, लोकतंत्र को संस्थापित करना है और विकास के अभियान को आगे बढ़ाना है। बिना विकास, बिना समृद्धि से लोकतंत्र भी लंबा नहीं टिक पाता। राजनीतिक परिवर्तन को जब तक हम आर्थिक परिवर्तन के साथ न जोड़ दें, यानी राजनीतिक क्रांतियों को आर्थिक क्रांति और संपन्नता के साथ अगर हम नहीं जोड़ पाते हैं तो फिर स्थिरता और लोकतंत्र की कोई भविष्य नहीं है। तो अब लगना है इधर, लेकिन कई तरह की शक्तियां जो भटकाते किधर न किधर खुद भटक रहे हैं। तो ये आवश्यकता है, इसलिए गठबंधन को एक साथ आगे लेके चलने की जरूरत है। और रही निर्वाचन में यहाँ के साथियों ने, आप लोगों ने इससे पहले चुनाव में ही खींच रहे, चलो यहाँ आओ काफी, लेकिन खींचते खींचते 2 या 3 महीने के बाद आप लोगों ने खींच ही लिया। आप लोगों के भावनाओं का सम्मान और कदर करते हुए 5 दल के